नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से देश के वरिष्ठ संपादक और द प्रिंसिपल के फाउंडर एडिटर अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। और आज हम चर्चा करेंगे फर्जी वोटर्स और फर्जी सरकार की, क्योंकि अब तो ये सब स्पष्ट हो गया है कि अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में उन्होंने जो आंकड़े दिए, और आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े को जिस प्रकार से बेनकाब किया है, तो अब राहुल गांधी को दोष क्यों दे रहे हैं? यानी मामला तो अब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चोरी की सरकार है, और मामला वाराणसी में भी अब तो चर्चे में है। वाराणसी में भी आप जैसे कि अजय जी ने हमें पिछले एपिसोड में कहा था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जीते नहीं, जिताए गए हैं। तो आज अजय जी आपकी बारी है कि इन मसलों पर आपका विश्लेषण हम चाहते हैं। हमारे दर्शकों की ओर से फिर से एक बार हमारी ओर से भी आपका स्वागत है। अजय जी। जी नमस्कार देसाई साहब, और सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। मैंने जैसा बताया था वो चीजें देखिए सामने आ रही हैं। वाराणसी से चीजें सामने आने लगी कि कैसे कैसे वहां पर फ्रॉड किया गया, कैसे वोट बनाए गए, क्या किया गया। मैं इसमें सबसे पहले मैं अनुराग ठाकुर पे बात करना चाहूंगा। आप याद करिए, अनुराग ठाकुर वही है कि कहा था कि जिसको अपनी जात का पता नहीं, इस तरह का कमेंट किया था संसद के भीतर। गोली मारो जाने क्या क्या कहते थे। बहरहाल इनका जब आप कैरेक्टर देखेंगे और सारी बातें देखेंगे तो इनसे ही पूछिए कि आपकी जात क्या है। आपके ग्रैंडफादर जो थे वो महंत राम थे, कैप्टन महंत राम। वो छत्री थे, ऐसा कोई सबूत नहीं। यानी राजपूत थे, इसका कोई सबूत नहीं। वो महंत राम लिखते थे। उनकी जो पत्नी थी वो फुलमू देवी थी, फुलमू देवी। अब आप देखिए, उसके बाद इनके पिता हुए, तो पिता जो है वो प्रेम कुमार धूमल लिखने लगे। धूमल सब, सिंह नहीं लिखते थे। इनके यहां किसी ने कभी सिंह नहीं लिखा, किसी ने ठाकुर नहीं लिखा। तो न ठाकुर लिखा न सिंह लिखा। अब इनकी मां जो थी वो अमृतसर से थी। इनके पिताजी वहां पढ़ने गए और कैसे शादी हुई, क्या हुआ, मैं उन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। इनके भाई भी कोई नहीं लिखते थे। ये ठाकुर कहां से हो? सबसे बड़ी बात तो पहला सवाल ये कि साहब आप ठाकुर अचानक कैसे हो गए? यदि आप दूसरे के लिए ये सवाल करते हैं कि वो जाति क्या है, धर्म क्या है, जो भी कुछ है, तो इससे यह समझ में आ जाता है कि जब ये सारी चीजें तो अपने आप में आ जाती। क्योंकि इनके पिताजी 2 बार सीएम रहे हिमाचल के। स्वाभाविक सी बात है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। फिर क्यों नहीं पता चल रहा है कि वो ठाकुर थे? क्यों नहीं पता चल रहा है वो क्या थे? भाई या तो सिंह लिखते, वो लिखते, क्या है। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू लिखते हैं, वो भी ठाकुर है लेकिन सिंह लिखते हैं। उसके अलावा जैसे कोई और लिखता है तो वो ठाकुर लिखता है या सिंह लिखता है। इनकी पूरी पीढ़ियों में इनके पहले किसी ने ठाकुर नहीं लिखा। तो सवाल यही है कि ठाकुर ये कैसे बन गए? जैसा बताया जाता है, वहां की हिस्ट्री बताई जाती है। इनके पिता जो ग्रैंडफादर जो थे अंग्रेजों की
सेना में नौकरी करते थे और वहीं उनके बड़ी सेवा करने का उनको तमाम इनाम मिलता रहा। तो साहब, अंग्रेजों की गुलामी तो इन्होंने, इनके परिवार ने तब से करी है, आज से नहीं करना। अंग्रेजों के लिए जिए मरे और उसके बाद फिर आरएसएस जो उनकी मुखबिर होती थी उसके हाथ में जो भी आया उस खेल में रहे। चलिए मैं यही बात रोकता हूं। ये तो हुई एक बात। अब आइए दूसरी बात कि आपको 8 लोकसभा सीटों का 8 मिनट में सब डेटा मिल जाता है, आपके पास आ जाता है, 8 दिन भी नहीं लगते। राहुल गांधी को 6 महीने लगे एक एक चीज को खोजने में, करने में। इनको 8 मिनट में मिल जाता है और ये 8 सीटों का पूरा एनालिसिस बताए दे रहे हैं। कहां से मिल गया, किसने दे दिया, कब आपने मांगा था, कब मिला, या आप ही के घर से चुनाव आयोग चलता है, सारा डेटा आप ही के पास रखा है? सवाल यह भी है, क्योंकि जब आप इस तरह के डेटा की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, चलिए विपक्ष को तो नहीं मिलेगा, आपको मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, चलिए हम यही मान लेते हैं, धन्यवाद कि आपके पास में डेटा आ गया। अब आपको मिल गया है तो इन 8 सीटों का ही क्यों, आपके पास में तो सभी सीटों का है। जब सभी सीटों का है तो कृपया वो सार्वजनिक सभी सीटों का कर दीजिए, और अच्छा रहेगा। और मैं कहता हूं चलिए राहुल गांधी के चुनाव में गड़बड़ हुआ, फर्जी बने, प्रियंका गांधी में फर्जी बने, और अखिलेश यादव में, जिसका भी आप नाम दीजिए, तो साहब चुनाव आयोग से पूछिए ना, क्योंकि चुनाव आयोग के ही अधीन ये सब काम हुआ। आपकी सरकार रही और चुनाव आयोग वो रहा। यूपी में भी जब अभी 2024 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। तो जब आपकी सरकार में ये हुआ तो साहब उसका बताइए कि रायबरेली में कैसे हुआ या और किसी सीट पे कैसे हुआ। इसका मतलब चुनाव आयोग चोर है, ये तो आप खुद प्रूव कर दे रहे हैं। 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, 1 करोड़ हो, जो भी हो, इससे ये तो प्रूव हो गया कि चुनाव आयोग चोर है। कहीं राहुल गांधी के लिए गड़बड़ कर रहा है तो कहीं किसी के लिए गड़बड़ कर रहा है। हम भी मान लेते हैं, राहुल गांधी भी मान लेंगे जी। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ठीक है, सब सही करिए, सबसे पूरे लोकसभा को भंग कीजिए और दोबारा चुनाव करें, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, करिए फिर। तो आपकी हिम्मत नहीं है। यदि ये है तो जैसा ये लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, तो बहुत अच्छा है। खुद अनुराग ठाकुर यदि ये कह रहे हैं कि फर्जी बने हैं वो, तो अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग को भी कंप्लेंट देनी चाहिए। क्या उन्होंने दी है? और क्या जिस तरीके से वो निकाल रहे हैं, तमाम चीजें, डेटा बता रहे हैं, तो साहब सरकार उनकी है, किसी और की नहीं। एफआईआर उन्हीं को दर्ज करनी है, किसी और के हाथ में अधिकार नहीं है। सीबीआई उनके अंडर में। एफआईआर दर्ज करिए, नेशन वाइड जांच कराइए और सबको जेल भेजिए जिसने गड़बड़ करी। और राहुल गांधी को जिस प्रकार से नोटिस दिया गया, ठाकुर को भी तो, अनुराग ठाकुर को भी तो नोटिस मिलना चाहिए, यदि बायस नहीं बिल्कुल है मिलना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं, यदि चुनाव आयोग है कहीं तो राहुल गांधी को दिया तो उन्हें भी दे कि ऑन ओथ हमारे यहां दीजिए। उनसे कहा क्या, ऑन ओथ दिया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं हो पाई थी, उसके पहले ही मिसलीडिंग बता दिया था, उसके पहले ही बता दिया था क्या क्या है। क्या अनुराग ठाकुर को बताया मिसलीडिंग है? क्या अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई एक्शन लिया? नहीं लिया।
कोई चिट्ठी भेजी नहीं भेजी, लेकिन राहुल गांधी को भेजेंगे। ये अपने आप में दिखा रहा है कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग भाजपा की गोद में बैठा हुआ है, उनके अनुसांगिक संगठन की तरह काम कर रहा है। वोट चोरी का गैंग है वो, और वो लगातार वोट चोरी करवा रहा है, कर रहा है। तो इससे तो यह बात प्रमाणित हो जाती है जो राहुल गांधी कह रहे थे कि चुनाव आयोग वोट चोर है, तो यह दिखाई दे रहा है। अनुराग ठाकुर भी भाई कह रहे हैं वही चीज, और वही चीज राहुल गांधी कह रहे हैं। तो साहब इसका मतलब है बिल्कुल सही है, चुनाव पूरा पूरा भंग करिए। राहुल गांधी की भी सदस्यता जाए, आपकी भी सदस्यता जाए, सबकी सदस्यता जानी चाहिए, और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक बिल्कुल शानदार तरीके से एक प्रक्रिया हो, और एक ही मानदंड हो जाए, अच्छा है। कहीं पर कोई फर्जी वोट ना हो, इससे अच्छा और क्या हो। तो वो तो आपकी करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि असल में आप कायर, आप जानते हैं कि वास्तव में आप चुनाव ईमानदारी से करा ही नहीं सकते, इसलिए सब सारा खेल हो। तो साहब पहले तो वो खुद फंसे हुए हैं, अपने सवाल का जवाब दे, फिर राहुल गांधी से सवाल कर। एक चीज, दूसरी चीज सोनिया जी के बारे में कहते हैं। तो साहब यदि चुनाव आयोग ने गड़बड़ की है, सोनिया जी को पहले बनाया है, तो तुरंत चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और उस समय तत्कालीन जो भी अफसर थे उन्हें जेल भेजा जाए और कार्रवाई की जाए। दिखाएं सोनिया गांधी ने कौन सा आवेदन दिया था बगैर नागरिक बने वोटर लिस्ट में अपने आप को जोड़ने का। यदि एक दिखाएं तो वो अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप फ्रॉड बता। तो सबसे बड़ी बात यहां आके खड़ी होती, तो वो भी इनके पास नहीं। अब इन सब के बाद आता है कि नागरिकता का जो हमारे देश में कानून है, उस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति इस देश में 7 साल रेगुलर निवास करता है और यहाँ के नागरिक से विवाह करता है, तो वह नागरिक हो जाता है। उसके लिए उसे सिर्फ एक चिट्ठी देनी होती है। जी। सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी कब हुई थी, और पहला वोट यदि सोनिया गांधी का कह रहे हैं तो उन्होंने कब डाला, 1980 में। तो फिर आप एक बात बताइए, यदि 80 में डाला और शादी आप देखिए, तब तो बिल्कुल दिखता है कि 7 साल क्या, उससे बहुत ज्यादा हो गया था उनका। तो जिस तरह से ये नैरेटिव बना के इस पूरी बहस को डिरेल करना चाहते हैं, उससे होगी नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि असल में इनके कुछ नहीं है। अब चूंकि राहुल गांधी बिहार में 17 तारीख से अपनी जो वोटर्स को लेकर के रैली निकालने जा रहे हैं और वो करने जा रहे हैं वहां लोगों से जनसंपर्क बनाने, वो इन्हें डरा रहा है। ये असल में बहुत बुरी तरह डरे हुए। कल राहुल गांधी ने तमाम सारे चुनाव आयोग के मुताबिक मरे हुए लोगों के साथ चाय पी और चाय पर चर्चा की। जी। अब आप सोचिए ना, कितना बेहतरीन उदाहरण है। राहुल गांधी भूतों के साथ चाय पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो राहुल गांधी से बड़ा और कौन होगा। भूतों को कमांड करते हैं, पूरा चुनाव कैप्चर कर लेंगे, खट से भूत जाएंगे, मशीनें उठा लाएंगे, भूत जाएंगे, वोट चुरा लाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो राहुल गांधी ने ऐसे भूत जो है ढूंढे हैं, और ऐसे भूतों की संख्या 1-2 नहीं है, बहुत बड़ी, लाखों में तादाद है। तो साहब अब इसके बाद भी न दिखे तो ये जाने इनका काम जाने, लेकिन देखने वाले देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि असल में खेल क्या हो रहा है। जी। तो जी। यह स्थिति है। जी सर, यानी जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर ने ये मसला उठाया, मेरे ख्याल से इनके पासे उल्टे पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे अपना बचाव करती है,
यानी वो जैसे आरोप करने लगती है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है, ये तो साबित हो गया। अब उनके जो मोदी जी के भक्त हैं, अमित शाह के नुमाइंदे और मोदी जी के नुमाइंदे हार गए, तो कहते हैं चलिए जो जीता वो भी तो भाजपा का ही है ना, अरे तो फिर लड़ा क्यों था, उसको ही खड़ा कर देते, रूडी को ही खड़ा कर देते, इनको क्यों, बाल्यान को क्यों खड़ा किया था। मेरे ख्याल से इनके पासे उल्टे पड़ रहे हैं, हर जगह पर उल्टे पड़ रहे हैं। अब तो आगे क्या होने जा रहा है, जैसे टीडीपी की ओर से भी तो कुछ नाराजगी का वो नाराजगी की चिट्ठी तो पहुंच गई है चुनाव आयोग में। बिल्कुल सही है। देखिए आप एक चीज जान लीजिए, इनकी आज स्थिति ये हो गई है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें, बौखलाए हुए, इनको उन चीजों में कुछ दिख ही नहीं रहा। और जब नहीं दिख रहा हो तो स्थितियां इसी तरह से होती हैं। असल में क्योंकि इन्होंने पूरे टाइम चोरी करी है तो इन्हें सब चोरी चोरी दिखाई देती है, और जब चोरी चोरी दिखाई देता है तो निश्चित रूप से अपने आप में बड़ी स्थिति है कि हाँ सब चोर कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये इनको सोचना है कि चोरी का जो पूरा खेल कर रहे हैं उस खेल से कैसे इनका काम चलेगा। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो चोरी कर रहे हैं जिस तरीके से, वो हम जस्टिफाई कैसे करें। और जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं है तो राहुल गांधी पे आरोप लगा दो। ये असल में इनका खेल चल रहा है, इस खेल से कुछ होने वाला नहीं। तो ये इनका ओरिजिनल खेल है। तो बाकी तो भगवान जाने कि किस ढंग से ये कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वास्तव में इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है देश के सिस्टम को। चोरी के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए इनको कोई मतलब नहीं है कि देश व्यवस्थित रहे, देश का लोकतंत्र अच्छा रहे, संविधान अच्छा रहे। इनके लिए अपनी सत्ता राज सुख ही सबसे बड़ा है। आप देखिए सेस के नाम पे कैग की रिपोर्ट आई है, मेरी नहीं, नरेंद्र मोदी का ही कैग है, उन्हीं के अंडर जी, कि सेस और के नाम पे। गुजराती आईएएस अधिकारी उनके जो जी हैं हाँ, वही कह गए। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि 3.25 लाख करोड़ से अधिक रुपया कहां गायब हो गया, जो सेस के नाम पे हम सबसे वसूला जा रहा है। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ है 3.25 लाख करोड़, यानी आप समझिए मतलब 3.3 कुछ समथिंग है। अब आप इस चीज को सोचिए, इतनी बड़ी रकम देश की गायब हो जा रही है। किसी को आप कह रहे हैं कि उन्होंने 1 करोड़ का घोटाला कर लिया, किसी ने 2 करोड़ तक कर लिया, यहां तो मतलब राउंड फिगर में 3.5 लाख करोड़ कह सकते हैं। इतनी रकम गायब। कोई पूछ रहा है, कोई अखबार छाप रहा है, कोई चैनल दिखा रहा है। इसके बाद आप बताइए, भ्रष्टाचार इनके में है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा रेप इनकी सरकार में हुए, लगातार हो रहे हैं। और यूपी में तो ये हालत है कि एसपी के बंगले के बगल से, एसपी और डीएम दोनों के बंगले के बगल सामने से लड़की अर्धनग्न दशा में भाग रही होती है बचने के लिए, एसपी के घर के सीसीटीवी कैमरे ने उसे कवर किया। सबसे बड़ी बात देखिए जी, उससे कवर हुआ है, और उसके साथ में चौकी के बगल में ही रेप हुआ और मर्डर करके फेंक दी गई लाश। ये यूपी में हो रहा है, जहां रामराज्य और बाबा और भोगी योगी जाने क्या क्या कहते हैं। इसी तरह आप तमाम जगह भाई कह दीजिए इंटीरियर में हो गया, कोई था नहीं, यहां तो एसपी के बंगले के सामने हो रहा है। फिर पुलिस की मौजूदगी में
ASI संरक्षित इमारतें, 350 साल पुरानी इमारत, मकबरा, जबरन की वो मंदिर है और क्या है, उसका कोई वो नहीं है भाई। हर जगह स्थापत्य कला होती है। यदि आप जाके अरब में मंदिर देखेंगे तो वहां स्टाइल अरबियन स्टाइल में ही, जो उस दौर के मंदिर बने हैं, जो सबसे पहले मंदिर बना था सऊदी अरब में, पंडित नेहरू के समय में बना था। और वो मंदिर जो बना था, आप देखिए डिजाइन उसकी काफी हद तक इसी तरह है। पाकिस्तान जाइएगा तो डिजाइन मुस्लिम कल्चर से मिलती जुलती है मंदिरों की। नहीं 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 अजय जी, आप गलत बात बता रहे हैं। अजय जी आप गलत हैं। जो कुछ सऊदी अरेबिया में मंदिर बना, गल्फ के कंट्रीज में मंदिर बना और कहीं मंदिर बना, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जमाने में ही बना। यही तो मैं जो कुछ हुआ, गुजरात नंबर 1 बना तो उनके जमाने में, देश नंबर 1 बना देश तो उनके आजाद हुआ तो उनके समय में, ये भी तो बता दीजिए। यानी इनका नंबर 1 का जो ऑब्सेशन है, झूठ बोलने का, झूठे दावे करने का, ये मेरे ख्याल से पूरा विकृतीकरण है। मैं यही तो कह रहा हूं सर कि हमारी आंखें खोल दी, दर्शकों की आंखें खोल दी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में सऊदी अरब में जो मंदिर बना था उसकी बात आपने करी। ये जनाब तो वो स्वीकार ही नहीं करते। वही मैं कह रहा हूं। तो ये स्थिति है कि फर्स्ट जो कि आपको तो सिर्फ अपने आप को दिखाना है कि नहीं हम हैं। अरे भाई, हर जगह चले जाइए, हर चीज जो भी बनी, अमेरिका में जब पहला मंदिर बना वो भी पंडित नेहरू के समय में बना। अब आप देखिए, इसी तरीके से आप उन देशों में चले जाइएगा जहां पर हिंदू धर्म के तमाम सारे मिलेंगे, वो सब नेहरू के समय के। भारत माता का मंदिर हमारे यहाँ बना, उसका उद्घाटन तो इंदिरा गांधी ने किया था। यही मैं कह रहा हूं। तो मतलब आप ये देख करके आप खुद कहेंगे किस तरीके से झूठ बोलना, झूठ परोसना, झूठ करना, झूठ की बुनियाद पे इनका खड़ा है। दूसरे पे आरोप लगाओ, दूसरों ने कुछ किया ही नहीं। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। मैं अभी अपनी आपके पास आने के पहले अपनी बेटी को स्कूल से लेके आ रहा था, बात हो रही थी तो वो कह रही थी नरेंद्र मोदी की जो कारें हैं देखिए, ब्लैक कलर की, इतनी ऐसी महंगी और ये वो। और फिर उसके बाद में बात हुई, आप बताइए नेहरू किस कार से चलते थे? अम्बेसडर से। 100% आत्मनिर्भर, 100%। मनमोहन सिंह एम्बेसडर से चलते थे। मैं यही बता रहा हूं। इंदिरा गांधी अम्बेसडर, 100% इंडियन, आत्मनिर्भर। राजीव गांधी अम्बेसडर, 100% जो है इंडियन। ये जो जीप महिंद्रा की आई, उसी काल में महिंद्रा और इन्होंने सब बनाना शुरू किया। भारत की जीप, भारत की कार असल में तब बनती थी। कोई कंपनी है ही नहीं जो मारुति, संजय गांधी पर्सनली उनकी अपनी कंपनी थी जो उन्होंने देश को डोनेट की, इंदिरा जी ने। आप देखिए वो मारुति जापान के सहयोग से जब वो लेके आए, पहली वो कार थी जो विदेशी सहयोग से बनने को थी, और फिर बना के दी। क्यों? क्योंकि इस देश के लोगों को सस्ती कार मिल जाए, ये सपना था, वो सोच होती थी। आज सब मोदी कर रहे हैं, और कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? कौन सी कार ऐसी है जो 100% इंडियन? कौन सी गाड़ी है जो 100% इंडियन? सब तो अब वही हो रहा है। महिंद्रा जो 100% इंडियन होता था, आज उसमें 70% चीजें चाइना और दूसरी जगहों की हैं। यहां की है कितनी? मैं इसलिए बता रहा हूं, आत्मनिर्भरता खत्म कर दी। खुद भारत का प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर चीजें इस्तेमाल नहीं करता। वो फोन जो इस्तेमाल करता है वो चाइना का बना हुआ आईफोन है। वो जो इस्तेमाल करता है गाड़ी, वो अमेरिकन है। जो उसके पास जहाज है
वो 100% अमेरिकन है। उनके समय में जो कुछ पार्ट्स भारत में, कुछ इंडिया में बन के, नेहरू जी के समय में तो ये नहीं हो पाया था, लेकिन इंदिरा जी के समय तक एचएएल ने और सबने अपने काम शुरू कर दिए जी। और कुछ पार्ट यहां बनते थे, कुछ वहां बनते थे, यहीं पर वो सारी चीजें हो। लेकिन आज तो सब कुछ, उनका पेन हो, चश्मा हो, घड़ी हो, कोई भी चीज, पंडित नेहरू ने तो 100% आत्मनिर्भर एचएमटी बना दी थी। 100% एचएमटी का ट्रैक्टर आपको मिल रहा था जी। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें। तो आप बताइए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जिनसे आज गोला बारूद तोपें सब बन रही, उन्हीं की बनाई। तो मैं यही कह रहा हूं, आज जिससे 2013 में जो आईएनएस विक्रांत तो अभी वो किया, वो आप देखिए 2013 में 100% बनाने का काम शुरू किया गया था मनमोहन सिंह की सरकार। तो मैं यही कहता हूं, चाहे भारत का परमाणु परीक्षण हो, चाहे जो चीजें हो, सब 100% यहां की करके दी थी और सब अधिकतर कंपनियां भारत सरकार की होगी। आज धीरे धीरे कुछ रह नहीं गया, जो था सब बेच डाला और इसके बाद देश के जो इंस्टीट्यूशंस बचे थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चुनाव आयोग गुलाम बन गया है, सुप्रीम कोर्ट गुलाम बन गया है, दूसरे और कोर्ट्स बन गए हैं। आप किससे उम्मीद करेंगे न्याय की? न्याय नहीं मिलना है, न्याय की उम्मीद तोड़ दिया। और एक चीज, भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा, चुनावी भ्रष्टाचार का हुआ इसी हरियाणा में हुआ जहां भाजपा है पिछले 10-11 साल से। आप देखिए पानीपत में एक चुनाव हुआ, उस चुनाव के मामले में प्रत्याशी को हरा दिया गया। वो अपील करते करते हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में इत्तेफाक से जो सूर्यकांत है वो उसके कहीं से परिचित थे, तो उसने अपना जोर लगाया। नतीजा ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की गिनती होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट में गिनती हुई तो साहब वो जीत गया, सबके सामने हुई, पारदर्शी हुई। ये बड़ी चीज, यानी वो सरपंच का चुनाव, और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है कि किसके साथ क्या होगा। तो ये है, ये खबर है उसकी। जी। ये है ना, तो मैं वही कह रहा हूं, ये हर स्तर पर बेईमानी करते हैं। आप वोटर लिस्ट सुधार लेंगे तो वोट नहीं डालने देंगे। आपने देखा यूपी में जिस तरह से हुआ था, अभी पुलिस लगा के वोट डालने ही नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद वोट भी मान लो आपने डाल लिया तो फिर ईवीएम 99% चार्ज निकल आएंगी, मतलब बदल जाएंगी या क्या होगा। और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग में यदि आप जीतने लगेंगे तो चुनाव मतगणना रुक जाएगी और हारने फिर लगेंगे तो, हाँ, वो हारने लगेंगे तो, हाँ, मतलब जैसे वो हारने महाराष्ट्र में हुआ। लगेंगे, आप जीतने लगेंगे तो साहब मतगणना रुक जाएगी और फिर 3 घंटे बाद शुरू होगी तो धड़ाधड़ जो है नरेंद्र मोदी जीतने लगेंगे। तो यही तो हुआ है और यही हो रहा है। तो सर क्या आशा छोड़ देवे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों आशा छोड़ दे? हम तो निकल के आए। आप अपना इतिहास देखिए, आप तो ऐसे देश में होते थे जहां एक प्रकार से गुलामी राजा की होती थी। सरकार, राजा जो है, क्या लिखा तुलसीदास जी ने, को हो न हमें कहानी, यानी कोई राजा हो हम तो बस गुलाम है तो वही रहेंगे। हम तो राजा साहब महाराज जी सरकार करते रह गए। यही तो था। आप बताइए, उससे लड़के बहरहाल अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने एक सत्ता स्थापित की, हम उनके आगे बिल्कुल सरकार सरकार मालिक करते रहे। लेकिन लड़ने वाले तब भी थोड़े थे, लड़ने वाले अब भी हैं। एक धोबी ने राम के सारे नैरेटिव को तोड़ दिया।
और राम को सीता को वन में छोड़ना पड़ा था, एक धोबी लड़ा था। उसने कहा था कि हम कैसे मान लें कि ये आप सही कह रहे हैं, पवित्र हैं। आप देखिए, और उसने ऐसा सवाल खड़ा किया कि पूरी अयोध्या में यही सवाल चर्चा में आ गया। होते होते राम के पास पहुंचा और पूरे वहां की जनता शक की निगाह से देखने लगी। अंत में चुपचाप लक्ष्मण से कहा, जाओ इन्हें छोड़ आओ। जंगल में छोड़ के आ गए। हम नहीं कह रहे हैं, ये रामायण कहती। तो अब आप एक चीज देखिए, इसी तरीके से अंग्रेज आए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जब 1885 में सीधे शुरू हुई कांग्रेस का गठन करके, तो पहले था कि हाँ, हमारे लोगों को आप हक दे दो, वो कर दो, हम आपके साथ हैं, उनके हक होने चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। बात उससे नहीं बनी। फिर आई बात की डोमेनियन स्टेट अच्छा दे दो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कहते हुए हम आगे बढ़े, वो भी नहीं मिल रहा था। तब ये हुआ, पंडित नेहरू अध्यक्ष बने पहली बार लाहौर अधिवेशन में। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि ना, अब ना डोमेनियन स्टेट ना हक, पूर्ण स्वराज, हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारे हाथ में सब कुछ। तो लड़ाई एकदम से अलग दिशा में चली गई। क्रांतिकारी विचार था, अपना झंडा दे दिया उन्होंने वहीं से, रावी के तट पे खड़े होकर। तो झंडा भी आ गया, डंडा भी आ गया, लड़ाई भी शुरू हो गई। वंदे मातरम गूंजने लगा, जो कांग्रेस ने ही दिया था वंदे मातरम। और उसके बाद पूरी हिल गई सरकार। वो जो दुनिया में राज करते थे वो हिल गए। अंत में कहा कि भाई लो ठीक है, छोड़ के जा रहे हैं, भागे अपनी इज्जत बचा के। तो ये देखिए, ये सब चीजें मौजूद हैं, इसलिए इनको समझने की जरूरत है। तो हार उसकी जरूरत नहीं, निराशा की जरूरत नहीं है। हाँ, लड़ना ज्यादा ताकत से पड़ेगा। मेरी आज सुबह राज बब्बर से बात हो रही थी, वो अमेरिका में थे। मुझे वो कह रहे थे, अजय भाई यहां देख के बड़ा दुख होता है एक चीज, यहां के लोग सड़कों पे उतरे हैं। आज आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा वो वीडियो, वहां लाखों लोग सड़क पे उतर पड़े हैं सरकार के खिलाफ। और यहां अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत नहीं आ रही। सब तकलीफ होती है। आपके तमाम सारे दर्शक अमेरिका में हैं, वो दिखाएं। तो यह स्थिति, मैं यही कह रहा हूं कि आखिर में बहुत बुरी स्थिति है। हमारे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, इस देश की आजादी की लड़ाई हर व्यक्ति ने नहीं लड़ी। ईमानदारी से इस देश की आजादी की लड़ाई सिर्फ 2% लोगों ने लड़ी है। 98% तब भी डर के अपने घरों में थे। नहीं तो तब की आबादी देख लीजिए, 36 करोड़। और जी, पाकिस्तान की भी जोड़ लीजिए, यदि जो पाकिस्तान बांग्लादेश चला गया, ठीक है, तो 40 करोड़ से अधिक थी। नहीं, यदि 40 करोड़ से अधिक, आज अमेरिका में भी आज भी 40 करोड़ नहीं है आबादी। तो अब आप एक चीज सोचिए, 40 करोड़ तब थे और तुम पे मुट्ठी भर लोग आकर के राज कर लिए। क्यों? क्योंकि गुलामी की मानसिकता। 300 लोग आए थे। वही कह रहा हूं कि वो लोग आके कब्जा कर लिए और शासन सत्ता स्थापित कर ली। आप, क्योंकि आप अपने लिए नहीं लड़ पाते, समस्या यहां खड़ी। तो अब लड़ना सीखना होगा जी। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने जो मार्ग बताया है, अब वो जनता की लड़ाई साबित होने जा रही है। राहुल का ये जनता की लड़ाई है सर, मैं यही कह रहा हूं। इसीलिए राहुल गांधी ये यात्रा करने जा रहे हैं, जनता को बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी का कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस देश की जनता को पड़ेगा। हरि देसाई की नागरिकता छिनेगी, अजय शुक्ला की नागरिकता छिनेगी, और कारण भी नहीं बताया जाए।
जी जी। आप दोयम दर्जे के रह जाएंगे, गुलाम कहलाएंगे। तो साहब, आपको गुलाम, भारत में क्या कोई किसी को नागरिकता का सर्टिफिकेट देने का सिस्टम है क्या? कोई कार्ड जारी किया गया नहीं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कर रहा है कि जैसे नागरिकता का अलग से कोई कार्ड जारी होता है। जब आपने जिस प्रकार पाकिस्तान, जी, आपने सिटीजनशिप कार्ड जारी नहीं किया और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो यहां तो हर कागज उसी तरह का है। या तो पहले ये कर लीजिए, उसके बाद में कुछ करिएगा। सही बात। तो असल में ये वोट चोर है, बेईमान है, और इसलिए ये दर्द है जी। और इसलिए ये सरकार है वो फर्जी सरकार है, ये साबित हो चुका है। और विशेष रूप से अनुराग ठाकुर ने जिस प्रकार से बयान दिए, उससे तो राहुल गांधी सही साबित हुए हैं। और वहां पे ये लोग जीते कैसे हैं पूछो, उसी में विधानसभा में तो बिल्कुल ये सब साफ थे जी। फिर कैसे जीत गए? उस हमीरपुर में ही इनके यहाँ सीटें नहीं थी। सही बात। तो ये जी, सही बात। अजय जी, आज आपने जनता को यानी जागरूक करने के लिए जिस प्रकार से ये सब बातें करी, विश्लेषण किया, उस विश्लेषण से मैं अपेक्षा करता हूं कि देशवासी इसको गंभीरता से लेंगे और अपना हित समझेंगे। न केवल सरकार की वाहवाही करें, मगर क्या सही है और क्या गलत है उसमें भेद करें। आज इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। नमस्कार।